नून लीग को पंजाब में कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्तों पर टिकट जारी करने के बाद से मुश्किलात का सामना है। आज नून लीग ने लाहौर से कौमी और सूबाई असेंबली के हलकों से पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। लाहौर के हलका NA 130 से नवाज शरीफ, NA 123 से शहबाज शरीफ, NA 119 से मरियम नवाज शरीफ और NA 118 से हमजा शहबाज शरीफ इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जबकि नून लीग ने शेख रुहेल असगर और अयाज सादिक का मसला भी हल कर दिया है। लाहौर से कौमी असेंबली के हलके NA 120 से अयाज सादिक और NA 121 से शेख रुहेल असगर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। आम बात यह है कि नून लीग ने लाहौर से कौमी असेंबली के 2 हलके NA 117 और NA 128 खाली छोड़े हैं और इन दोनों हलकों से IPP के उम्मीदवारों अलीम खान और रौन चौधरी की हिमायत की जाएगी। इसके अलावा लाहौर से सूबाई असेंबली की नशिस्त PP 159 से मरियम नवाज, PP 147 से हमजा शहबाज और PP 164 से शहबाज शरीफ को टिकट जारी किया गया है। नून लीग IPP के साथ काफ लीग को भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, मगर आज काफ लीग ने ऐलान किया है कि वो नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। काफ लीग के रहनुमा और चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक ने कहा है कि पार्टी क़यादत ने फैसला किया है कि वो दोहरे मयार का शिकार नहीं होंगे। नून लीग काफ लीग से मुकाबला करेगी तो वो अपने साथियों के साथ खड़े होने को तरजीह देंगे। चौधरी सालिक ने मजीद कहा कि हमारी नून लीग से 4 कौमी और 8 सूबाई नशिस्तों की बात हुई थी, मगर काफ लीग के लिए 2 कौमी और 2 सूबाई हल्के छोड़े गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें और भाई को नशिस्त दी जाए और बाकियों को नहीं। सिर्फ इत्तेहादियों की शिकायत नहीं है, बल्कि खुद नून लीग के रहनुमा भी टिकटों की तकसीम पर नाराज नजर आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब इस सारे प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं हमारे साथ। राना साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि काफ लीग के साथ होगी एडजस्टमेंट, शुजात हुसैन साहब के साथ होगी एडजस्टमेंट, अब वो भी आपसे नाराज नजर आ रहे हैं कि जो प्रॉमिस किया था वो नहीं किया आप लोगों ने। देखें, जो प्रॉमिस हमने किया, जिससे भी किया, वो हमने पूरा किया है अल्लाह के फजल से। मामला ये है कि काफ लीग के साथ जो हल्का NA 165 है बहावलपुर, तो वो हमारा वादा था तारक बशीर चीमा साहब के साथ, वो हमने खाली छोड़ा है। उसके नीचे जो 2 सूबाई हल्के हैं 247 और 248, तो तारक बशीर चीमा साहब की ये ख्वाहिश थी कि उनको भी खाली छोड़ा जाए। तो उस बारे में हम अभी भी कोशिश है कि उस मामले में कोई एडजस्टमेंट हो जाए। तो इसके अलावा बाकी तो काफ लीग के साथ जो भी बात उन्होंने की है वो आलमोस्ट हमने पूरी की है। यानी कि अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ है उनके साथ, आप कह रहे हो जाएगा मामला ठीक? उनके साथ मामला बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने हमारे साथ 16 माह की जो हमारी गवर्नमेंट थी उसमें सबसे बेहतर, सभी का बेहतर था, लेकिन सबसे बेहतर अगर किसी ने तआवुन किया तो वो चौधरी शुजात साहब और चौधरी सालिक हुसैन साहब भी थे और तारक बशीर चीमा साहब थे। तो हम हर हाल में जो है वो उनके साथ तआवुन करना चाहते हैं, लेकिन एक बड़ी पार्टी के लिए जिसमें हर हलके में लोग हों और एक से ज़्यादा लोग हों, तो उसमें जो प्रेशर्स हैं और उसमें जो मुश्किलात हैं तो उनका बहरहाल फिर सामना करना पड़ता है। अच्छा, मगर इस सब में जो IPP है वो मुतमईन हो गई आपके साथ? 2 हल्के आपने, वो भी लाहौर के, एक अलीम खान साहब के लिए, कौन चौधरी के लिए खाली छोड़ दिया? जी, IPP के साथ जो है वो मामला जो है वो काफ़ी जो है वो मुज़ाकरात का, मुश्किलात का भी शिकार रहा, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि PMLN को पंजाब में कोई भी हल्का ऐसा नहीं था कि जहाँ पे हमारे ऐसे लोग नहीं थे कि जो इलेक्शन लड़ने की भी सलाहियत रखते हों और पार्टी के साथ भी उनकी कमिटमेंट जो है वो शक व शुबा से बालातर हो। तो इसलिए जो है वो काफ़ी मुश्किलात रहीं, लेकिन बिल आखिर एक मिनिमम नंबर के ऊपर जो है हम बड़े मशकूर हैं IPP के उन लोगों के जो हमारे साथ मुज़ाकरात में जो है वो मसरूफ़ रहे। तो वो तय हो के तो उसके मुताबिक जो है वो फिर हमने अब इसको जो है वो फाइनल कर लिया है। मगर गुलाम सरवर के हवाले से कल ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जो बातें वो नवाज शरीफ ख़ानदान और हमारी जमात के बारे में करते रहे हैं, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, मगर आप लोगों ने फिर भी उनके साथ उनके लिए अपना हल्का खाली छोड़ दिया है। आपने सुना ही होगा वो क्या क्या कहते थे नवाज शरीफ साहब के बारे में, कि वो कैसे मुल्क वापस आएंगे, किस तरीके से चोर पार्टी और चोर आप लोगों को कहा करते थे। वहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया आपने? नहीं, तो हम उसको क्या पैगंबर कहते थे? जो अगर वो हमें एक बार चोर कहता था तो हम उसे 10 बार चोर कहते थे। और ये तो सियासत में जो है वो रवादारी जो है या जो इज़्ज़त एहतराम है वो किसी ज़माने में बहुत था, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो
ख़त्म होता रहा और बिल आखिर ये जो पिछला दौर गुज़रा है उसमें तो बिल्कुल जनाजा निकल गया ना। उसमें तो अपने मुखालफ को गाली गलोच और चोर और डाकू कहना जो एक रूटीन बन गया, और ये बदकिस्मती है। उसमें फिर सभी जो है वो अगर कोई किसी को कहता है तो फिर आगे से जवाब भी वैसा ही आता है। तो ये एक बदकिस्मती से जो है वो एक दौर गुज़रा है कि जिसमें सियासत में मुखालफीन को जो है वो गाली देना जो है वो एक रिवाज बना रहा, उनके ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनाना, उनके ख़िलाफ़ एक इंतकामी कार्रवाइयाँ करना। तो ये सारी चीज़ें जो है हम तो ये चाहते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म हों और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोग अपने नॉर्मल रवैयों की तरफ आएँ। मगर इसमें टाइम लगेगा। मगर कैसे मान गए कि आप लोगों की ऐसी क्या मजबूरी थी कि गुलाम सरवर के लिए आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा? नहीं, कोई मजबूरी नहीं थी। मामला ये है कि जिन लोगों ने उस वक्त जब एक जाबर और जुल्म पे मबनी जो है वो दौर था, जब लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो झूठे केसेस और लोगों को जेलों तक जाके जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था, तो ऐसे में जिन लोगों ने हमारी उन कोशिशों में हमारा साथ दिया और जो है वो हम उस दौर को जो है वो उस जुल्म को ख़त्म कर सके, अदम एतमाद कर सके, तो उनके साथ हमारी कुछ कमिटमेंट्स थी। और इसी तरह से बाद में भी कुछ लोगों के साथ गुलाम सरवर तो उनमें से नहीं थे। वो तो जब आप लोगों के साथ गलत हो रहा था, ये तो हर गलती को जस्टिफाई करते थे। पीआईए इन्होंने तबाह किया, पेट्रोलियम सेक्टर की तबाही के ये जिम्मेदार थे, और ये उनमें से नहीं थे। तो 9 मई के बहुत बाद पार्टी छोड़ने वालों में से हैं। नहीं, ये उनमें से नहीं थे, लेकिन ये उनमें से जो थे उनके साथ तो थे ना। मामला ये है कि जहांगीर तरीन जो है वो आपको पता है ना कि उनके ख़िलाफ़ क्या होता रहा, किस तरह के उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया गया। अलीम ख़ान को जिसने उस जलसे को जो है वो कामयाब कराया, जिस जलसे के बाद पीटीआई जो है वो पीटीआई बनी, तो उसके साथ जो सलूक हुआ, तो अब अगर उनके साथ कुछ लोग शामिल हुए हैं और वो उन लोगों को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो हमें किसी हद तक जो है वो फिर जो है वो रवादारी का जो है वो लिहाज करना पड़ता है। और जहांगीर तरीन साहब के लिए क्या हुआ? क्योंकि लोधरा में तो नहीं माने थे अब्दुल रहमान काजू, और फिर वहाँ टिकट भी हो गया, तो उन्हें कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं आप? जी, हमें लोधरा में जो है वो कुछ मुश्किलात थी। उन मुश्किलात का हमने फिर हल इस तरह से निकाला कि जहांगीर तरीन साहब से ये रिक्वेस्ट की कि आप अगर यहाँ से भी लड़ना चाहते हैं, लोधरा से भी, तो ठीक है, आप हल्के को ओपन कर देते हैं, आप लड़ लें। लेकिन मुल्तान में एक हल्का जो 149 है, तो उसमें हमने फिर उनको रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ से जो है वो इलेक्शन लड़ें, और वहाँ पे हमने उनको खाली छोड़ा है उस हल्के को उनके लिए, और वहाँ पे भरपूर तरीके से उनकी सपोर्ट की जाएगी और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और तलाल चौधरी को किस तरह एडजस्ट किया गया? उनका तो बड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैंने जो कुछ पार्टी के लिए किया है, मुझे तो टिकट मांगने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर ऐसा लगा कि वो टिकट मांगने के लिए कोशिश करने में लगे हुए। देखें, कमिटमेंट जो है वो भी एक मेरिट होती है, और कमिटमेंट से बड़ा कोई मेरिट नहीं है। वो अलग बात है कि अगर जो कमिटमेंट हमने की उसमें कोई कमी बेशी या गलती कोताही हो सकती है, लेकिन जब हो तो फिर उसको पूरा किया जाना चाहिए। ये पार्टी की कमिटमेंट थी, पार्टी प्रेसिडेंट की कमिटमेंट थी, तो वो हमने तलाल चौधरी साहब को जो है वो पहले भी ये बात होती रही है, आज फिर उनको हमने बिठाया, समझाया, उनकी इज़्ज़त, उनके एहतराम को पेश नज़र रखते हुए उनके साथ जो उनके साथ कमिटमेंट हुई है, अगर वो पहली कमिटमेंट को हमने पूरा किया है, तो जो कमिटमेंट तलाल चौधरी साहब से हुई है उसको भी पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। और वो क्या है? सेनेट में एडजस्ट करना है और 2 MPA? जी, वो उस हल्के में जो वहाँ पे जो विंग्स थे, जिनको जो सूबाई हल्के हैं, तो उनमें उनकी रिकमेंडेशंस को जो है वो अहमियत दी गई है, मशावरत की गई है, और उसके बाद जो है वो उन्हें सेनेट में जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट ने उनके साथ वादा किया है। तो इसी तरह से मलक नवाज़ साहब थे फैसलाबाद से, उनके साथ भी जो है वो कमिटमेंट की गई है, तो इंशाअल्लाह ताला ये कमिटमेंट्स भी पूरी होंगी।
और दानियाल अजीज़, उन्होंने ज़ाहिर पार्टी लाइन से हटके बातें की थी, पार्टी ने शो कॉज किया था, उन्होंने जवाब दिया था। वो पहले डिस्क्वालीफाई हुए, उनकी जगह जब उनकी अहलिया इलेक्ट हुई, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया पार्लियामेंट के अंदर, लेजिस्लेशन में बड़ा कंट्रीब्यूट किया, मगर उन्हें इग्नोर कर दिया गया। नहीं, देखिए, दानियाल अजीज़ साहब जो है उनके काम करने में कोई शक नहीं है, वो बड़े काबिल और बड़े मेहनती इंसान हैं और उन्होंने पार्टी के लिए जो है वो मुश्किलात का भी सामना किया, उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन का जो है वो सामना करना पड़ा और उनकी अहलिया ने जो है वो एक मेंबर के तौर पे असेंबली में बहुत अच्छा काम किया। लेकिन किसी को पार्टी का मजाक उड़ाने की जो है वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने दरअसल जो बातें की महंगाई के मतलब या कोई भी और ऐसी बातों से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सियासी जमात में लोगों को इज़हार राय की बिल्कुल आज़ादी है, होनी चाहिए, लेकिन पार्टी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उनको जब हमने इस बात के ऊपर नोटिस किया तो उन्होंने आगे से उस नोटिस का मजाक उड़ाया, फिर उसके बाद दोबारा ऐसी बातें की जो कि उनके शयान शान भी नहीं थी और पार्टी डिसिप्लिन के दायरे में भी नहीं आती थी। अच्छा, मगर अब इसमें एक इशू ये आ रहा है कि नून लीग जो ये तासुर देती थी कि हमारे पास बड़ी अच्छी टीम है, कॉरपोरेट सेक्टर से भी लोग मौजूद हैं, इकोनॉमी को समझने वाले लोग मौजूद हैं, उसमें बड़े सॉफ्ट फेस रखने वाले लोग मौजूद हैं। शाहिद खान अब्बासी वो साइडलाइन हो गए, खुद नहीं लड़ रहे इलेक्शन। मिफ्ता इस्माइल साहब साइडलाइन कर दिए गए, मोहम्मद ज़ुबैर वो नाराज़, वो साइडलाइन कर दिए गए। डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा, उन्हें मखसूस नशिस्तों पर नहीं दिया गया। जिसको इकोनॉमी समझ में आती थी वो साइडलाइन हो गया, या जो सॉफ्ट फेस था, क्या एक इसहाक डार साहब को ही रखना है शरीफ खानदान ने, ताकि बस एक ही चॉइस हो, वही बंदा रहे जिसको इकोनॉमी समझ में आती है? जिन लोगों को इकॉनमी की समझ है उनकी तादाद जो है वो जो मौजूदा टीम है उसमें 20 में है। तो जिन साहिबान का आपने नाम लिया तो बिल्कुल उन साहिबान को भी बड़ी अच्छी समझ थी, लेकिन उनको किसी ने साइडलाइन नहीं किया। वो खुद ही जो है वो इस वक्त उन्होंने साइडलाइन होना जो है वो पसंद किया है और मेरा ख्याल है कि जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी पार्टी को तो इंशाअल्लाह ताला वो भी वापस आ जाएंगे। कोई पार्टी के साथ उनका कोई ऐसा कोई तनाज़ा या कोई झगड़ा नहीं है, कोई नाराज़गी भी नहीं है। बस खुद अगर उन्होंने इस मौके पे ऊपर काम करना या मेन स्ट्रीम में रहना मुनासिब नहीं समझा तो वो थोड़ा रेस्ट पे चले गए हैं, थोड़ा आराम फरमा रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह वो भी वापस आ जाएंगे। और साहब, ये बल्ले का निशान आप तो पहले भी कह चुके हैं कि आप तैयार हैं मुकाबला करने के लिए। अब कल सुप्रीम कोर्ट में मामला है, आप चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान हो और ऐसा कंपटीशन हो कि जिस इलेक्शन की लेजिटिमेसी भी हो, या कुछ और अब राय है आपकी? नहीं, बिल्कुल, मैं तो ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, बल्ले का निशान जो है, बल्ले का निशान की जगह पे कोई और निशान आ जाएगा तो फिर भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। निशान जो है वो कोई लोगों को याद करवाने के लिए जो है वो कोई इतना ये मुश्किल मामला नहीं है। तो इसलिए बहरहाल ये मामला अदालतों में है, मैं उसके ऊपर कोई तबसरा तो नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल अगर बल्ले का निशान रहे भी और पीटीआई के लोग जो हैं वो इलेक्शन लड़ें तो बिल्कुल इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी भी उतनी ही ज़रूरी है जितना इलेक्शन ज़रूरी है। लेकिन मामला ये है कि जो लोग किसी ऐसे जुर्म में मौखूज़ हैं कि उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ अगर हथियार उठाया है, उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो अगर वो हमलावर हुए हैं, तो फिर वो ये कहें कि जी हमें सिर्फ इसलिए ना पूछा जाए क्योंकि हमने इलेक्शन लड़ना है, तो फिर इस बात की तो इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिन लोगों ने किसी वक्त भी रियासत के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम किया हो, वो लोग जो है वो सियासी कारकुन की उस ब्रैकेट से, उस तारीफ़ से बाहर हो जाते हैं जिस एहतजाज की, सियासी एहतजाज की आइन और कानून जो है वो इजाज़त